हेलो डियर स्टूडेंट, आज ये हमारी क्लास का पहला दिन है। इसके अंदर आज हम अल्टरनेटर के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस अल्टरनेटर से बनते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने अभी तक अल्टरनेटर नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कवर किया गया है और हर एक टॉपिक को इसके अंदर कवर किया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए ये अच्छी क्लास रहेगी, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी लोगों के लिए देखिएगा। इस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनरेट करता है, यानी अल्टरनेटर किस प्रकार की जो करंट है वो जनरेट करता है, एसी या डीसी या दोनों। ठीक है, तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा एसी। सिर्फ एसी अल्टरनेटर ही इसको अंदर क्या करता है, ये अल्टरनेटर एसी को ही प्रोड्यूस करता है। और अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम के ऊपर ये काम करता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है। तो अल्टरनेटर के रोटर के अंदर डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। मैं देखिए आपको अच्छे से समझाऊंगा डीसी सप्लाई की अल्टरनेटर की क्यों ज़रूरत होती है। अल्टरनेटर के अंदर दो भाग होता है, एक तो होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। ठीक है, ये अपना घूमने वाला भाग है और ये है ये जो घूमता नहीं यानी स्थिर रहता है, यानी बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, इसके अंदर अपन आर्मेचर वाइंडिंग अपन इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर रोटर वाइंडिंग आप इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हो, रोटर वाइंडिंग अपन फील्ड वाइंडिंग इसके अंदर करते हैं। और फील्ड वाइंडिंग को अपन को क्या क्या देना पड़ता है, डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है, यानी डीसी उत्तेजना अपन इसको देते हैं। और जो उत्तेजना है वो अपन डीसी जनरेटर से देते हैं। या डीसी जनरेटर कौन सा होता है, शंट जनरेटर होता है डीसी का, जिससे अपन लोग इसको डीसी सप्लाई देते हैं रोटर को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रोटर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड हो चुका है, फोर्थ की तरफ चलते हैं अपन लोग। ठीक है, अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसे उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है। अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है, घूर्णन करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अल्टरनेटर जो बड़े आकार का हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है, घूर्णन करने वाला। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं। अल्टरनेटर के रोटर के अंदर दो स्लिप रिंग्स होती हैं। बट अगर अपन स्टार की बात करते हैं या डेल्टा की बात करते हैं, तो स्टार के अंदर अपन लोग 4 स्लिप रिंग्स यूज करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, डेल्टा के अंदर 3। और अपन कॉमनली अल्टरनेटर के अंदर 2 स्लिप रिंग्स अपन लोग इसके अंदर यूज करते हैं। स्लिप रिंग किसकी बनी होती हैं, बड़े मोटर्स के लिए अपन फॉस्फोर ब्रोंज की ये के बना देते हैं। फॉस्फोर ब्रोंज की अपन लोग इसके अंदर बनाई जाती है। फॉस्फोर ब्रोंज का अपन लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। किस लिए यूज करते हैं, इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रोटर को डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है। तो एक्साइटर बोलते हैं, इसे उत्तेजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तेजक इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इसके अंदर उत्तेजक के अंदर अपन लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शंट जनरेटर का अपन लोग इसके अंदर यूज करते हैं। तो अपन लोग अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है। ये आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कई बच्चों के मैसेज आते रहते हैं सर ये पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जैसे ही 2-4 क्लासेज अपन रिदम में आते हैं आपको सारा स्टडी मटेरियल विद सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहें। एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, अल्टरनेटर 2 प्रकार के रोटर्स होते हैं, एक तो साइलेंट टाइप और एक सिलेंड्रिकल टाइप। सिलेंड्रिकल टाइप को अपन नॉन साइलेंट टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये लो स्पीड के लिए यूज होता है, ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है। इतना ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है अभी आप। ठीक है, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय साइलेंट पोर के रोटर प्रकार होते हैं। साइलेंट टाइप अपन लोग तो इसके अंदर साइलेंट टाइप की बात करेंगे तो लो स्पीड के ऊपर बात करते हैं। लो स्पीड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, निम्न स्पीड। किस गति के प्राइम मूवर में अपन सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं, तो हाई स्पीड। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। मैं बताता हुआ सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। निम्न में किस बात पर अल्टरनेटर में जनित
ईएमएफ की आवृत्ति निर्भर करती है। ठीक है, तो जो जनरेट होती है ईएमएफ उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पोलों की संख्या और स्पीड के ऊपर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपन स्पीड निकालने के लिए अपन एन, इसकी स्पीड हो गई 120 एफ अपॉन पी, ये फॉर्मूला था अपना स्पीड निकालने का। ठीक है, अपन इसके अंदर पूछा है कि जो जनरेट ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एन गुणा पी अपॉन 120। तो यही इसके अंदर पूछा है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर पोल नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी ये अपन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों इसके ऊपर राइट आंसर होंगे। अपन को क्वेश्चन रटना नहीं है, अपन को समझ के करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आपका ज्ञान वृद्धि ऐसे होते चली जाएगी, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होता चले जाएगा। जैसे ही मेरे साथ आप 20 दिन क्लास लेते हो तो आप ये मान के चलें अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप 40 करने लायक हो जाओगे, डेफिनेटली 40 कर दोगे। 90% क्वेश्चंस आपको हमारी क्लास से कंसेप्ट से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ स्पीड जनरेटर के अंदर स्पीड है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये सेम क्वेश्चन अगला है कि अल्टरनेटर के पोल्स की संख्या क्या होगी। अब देखिए नंबर ऑफ पोल्स अपने पास पूछा, अपने पास एक ही फॉर्मूला है कि अपन स्पीड निकालने के लिए n गुणा 120 अपॉन एफ अपॉन पी। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, पोल्स निकालना है, पोल्स निकाल लीजिएगा। पोल्स ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणा एफ अपॉन एन। ठीक है, अब अपन इसको पुट करना है, पोल्स अपन को निकालने हैं 120, फ्रीक्वेंसी अपन को 50 दे रखी है और अपन स्पीड है वो 1500 इन्होंने दे दी है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ए 5 पे गया 3 पे और ये होगी नंबर ऑफ पोल्स 4। तो इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होने लग गए ना, ऐसे ही आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन वही फॉर्मूला n गुणा 120 एफ अपॉन पी। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ अपॉन करेंगे तो इसके अंदर n गुणा पी अपॉन 120। n कितना दे रखा है इसके अंदर 3000, पी कितना दे रखा है 2 पोल और 120 अपन नीचे आएगा ही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, इसको काटेंगे 6 पे जाएगा, 6 पंच 30, 50 हर्ट्ज इसकी राइट आंसर रहेगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइलेंट पोल टाइप रोटर होते हैं। आप कहेंगे साइलेंट पोल टाइप, एक होता है सिलेंड्रिकल और साइलेंट लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लो स्पीड के लिए अपन लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, साइलेंट पोल टाइप अपन लोग पढ़ रहे थे। साइलेंट पोल टाइप क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि साइलेंट है तो वो ऐसे, ठीक है, और ऐसे ये होता है। और जो सिलेंड्रिकल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ऐसे। अब देखिएगा इनकी एक्सियल लंबाई तो बड़ी होती है, इनका व्यास तो बड़ा होता है बट इसकी लंबाई है वो छोटी होती है। ठीक है, यही इसके अंदर पूछा गया है कि व्यास में तो बड़े होते हैं और इसकी अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। इस वजह से घूमने में इनकी स्पीड कम आती है। बट ये जो सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं इनका व्यास तो छोटा होता है बट इसकी जो लंबाई वो ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं, हाई स्पीड से। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। कौन सा ईएमएफ पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करे। अगर ईएमएफ है वो समकोण पर, अगर कोई कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होता है समकोण होगा तो ये मैक्सिमम ये होगा, अधिकतम अपन लोग क्या होगी ईएमएफ पैदा होगा। अगर देखिए भार कोण अगर 90 हो जाता है और ये सिलेंड्रिकल टाइप ही है रोटर,
तो आपका मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। बट अगर साइलेंट टाइप है तो 90 डिग्री से कम पर मैक्सिमम पावर उत्पन्न करेगा। और भार कोण याद रख लीजिएगा, भार कोण की बात कर रहा हूँ। ये भार कोण जनरेटर के लिए तो पॉजिटिव होता है और मोटर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है भार कोण। यानी भार एंगल है वो जनरेटर के लिए पॉजिटिव होता है और मोटर के लिए नेगेटिव होता है। ये एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसी घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेट होते हैं? जो वाष्प यानी स्टीम टरबाइन है वो अपन लोग यूज करते हैं किसके लिए? सिलेंड्रिकल टाइप रोटर्स के लिए। और जो अपन हाइड्रो है, हाइड्रो या अपन डीजल बोल सकते हैं, प्राइम मूवर, इस प्रकार से हाइड्रो, ये अपन लोग किसके लिए होते हैं? साइलेंट टाइप रोटर्स के लिए। ठीक है, ये लो स्पीड, ये हाई स्पीड। और ये बात याद रखना, स्टीम टरबाइन है रेखाइन चक्र पद्धति के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है, रेखाइन चक्र पद्धति। तो इसका राइट आंसर अपना उच्च होगा। हमेशा हाई स्पीड के लिए अपन लोग यूज करते हैं। अपन लोग 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग्स दर्शाता है? यानी एमवीए और केवीए के अंदर अपन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाई जाती है। बड़ा कर जनरेटर किया जाए तो केडब्ल्यू। ठीक है, मोटर की एचपी के अंदर हॉर्स पावर। प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट नियत फ्रीक्वेंसी नियत रहे। ये प्राइम मूवर की घूर्णन गति को यानी समायोजित रखना पड़ता है, यानी कंट्रोल में रखना तो पड़ता है ताकि अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या है? स्लिप रिंग्स अपन लोग यूज करते हैं, 2 स्लिप रिंग यूज करते हैं, फॉस्फोर ब्रोंज की बनी होती है। बुर्श अपन एसी प्रदान करता है, स्लिप रिंग से करंट को एसी को ब्रश लेके जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अपन लोग रोटर के अंदर स्थापित करते हैं। आर्मेचर इसके अंदर जरूरी है। तो उपरोक्त डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा कथन सत्य है इसके ऊपर बात करते हैं अपन लोग। तो कौन सा कथन सत्य है? तो आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है, बिल्कुल सही बात है। आर्मेचर डीसी सप्लाई दी जाती है, गलत है। एसी सप्लाई के ऊपर काम करता है। आर्मेचर को डीसी सप्लाई नहीं जाती है, ये रोटर को दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर रोटर होता है तो अपन लोग कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्यों एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर से बनाई जाती है? तो आयरन लॉस को कम करने के लिए अपन लोग लेमिनेट करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील अपन यूज करते हैं फॉर द हाइड्रेसिस और लेमिनेट करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो आयरन लॉस इसका राइट आंसर रहेगा। ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी, फ्रीक्वेंसी किससे अपन लोग ज्ञात करेंगे? फ्रीक्वेंसी ये फॉर्मूला अपन लोग मैंने पहले आपको बता रखा है, तो अपन डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं। किस प्रकार काटते हैं तो मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग वाइंडिंग प्रयोग होता है? किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे इसके अंदर 2 स्लिप रिंग्स यूज करे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर स्पार्किंग कम होती है तो मैक्स इफिशिएंसी मशीन की बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अधिक स्टेटस यानी अपन चालक कंडक्टर स्थापित कर सकते हैं जिससे आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं। तो इसका डी ऑप्शन अपन लोग करेक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड का अगर यूज करने का सबसे ऑप्शन सारे ही राइट होते हैं। कौन सा उपाय हंटिंग और फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? तो अपन डैम्पर वाइंडिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग्स पोल शू के अंदर की जाती हैं, पोल शू के अंदर की जाती हैं, फील्ड के सीरीज में की जाती हैं, फील्ड के सीरीज में की जाती हैं, हंटिंग दोष को कम करने के लिए की जाती हैं। 3 बात भी याद रख लोगे तो डैम्पर वाइंडिंग से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए?
तो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर फेज सीक्वेंस अगर इनका चेंज हो गया तो अपन लोग इसका क्या होगा, आर वाई भी फेज सीक्वेंस होता है, रेड वेल येलो ब्लू। ये क्वेश्चन और आपको पढ़ाऊंगा बट अभी नहीं पढ़ाने वाला, चल पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अपन एसी सप्लाई के अंदर करते हैं, 4 तार होते हैं। ठीक है, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, प्लस जो अर्थ का होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल तार होता है वो ब्लैक होता है। अर्थ के लिए अपन ग्रीन का यूज करते हैं। ठीक है, अपन लोग बात हैं डीसी सप्लाई के अंदर भी 3 तार मान लेते हैं, पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता है ब्लैक होता है सभी के लिए। ठीक है, और पॉजिटिव है वो लाल होता है, नेगेटिव है ब्लू होता है। ये आप लोग याद रख लेना। डीसी सप्लाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये जैसे पूछा जाएगा डीसी सप्लाई के अंदर पॉजिटिव वाला तार होता है उसका कलर कैसा होता है, तो लाल करके आ जाना, नेगेटिव का ब्लू करके आ जाना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फिक्स फैक्टर में आप आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। ठीक है, अब पिच फैक्टर की बात करें तो पिच फैक्टर का थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, पिच फैक्टर का देखता हूँ। पोल पिच का फॉर्मूला बता दीजिएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, पोल पिच का फॉर्मूला याद रख लेना। अब यहाँ पर पिच फैक्टर पूछ रहा है, पोल पिच नहीं, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर क्या होता है, तो कोस 5/2, और जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की 180/n। ठीक है, इस प्रकार निकाल देना है। और इसका होता है ये, इसका ये भी होता है पोल पिच फैक्टर का, शॉर्ट पिच अपॉन फुल पिच, ये फॉर्मूला बन जाता है। बट इसका सदिश है योग और बीजगणितीय योग, ये याद रख लेना। ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज मिलेगा ऑप्शन के अंदर, बट आपको सदिश से ऊपर रखना है और बीजगणितीय नीचे रखना है। ठीक है, विस्तार गुणांक क्या बोला जाता है, इस विस्तार गुणांक को क्या बोले जाते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही होगा इसका। इसके अंदर भी वही है, ऊपर सदिश है नीचे बीजगणितीय है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है। अल्टरनेटर का सही सूत्र बताइएगा। तो ये देखिए मैंने बताया था, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेना, साइन n β/2 और n साइन β/2, सही है। और ये पिच फैक्टर का भी सही है, मैंने ऊपर बताया था आपको। किसी अल्टरनेटर में ईएमएफ इक्वेशन कौन सी रहेगी, तो ये ओ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 4 × 4 YFT के पी के डी, यानी पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इस प्रकार से किस तरह की वोल्टा अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को दिया जाता है, रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है, निम्न डीसी यानी लो डीसी 120 वोल्ट से 250 वोल्ट डीसी सप्लाई डीसी शंट जनरेटर से दी जाती है। क्या कारण है कि जब विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के व्यास छोटा होता है, तो ये क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, क्योंकि वो हाई स्पीड पे काम करता है। वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, तो पढ़ाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, VNL माइनस VFL नो लोड से फुल लोड, और नीचे VFL यानी फुल लोड गुणा 100, यानी वोल्टेज रेगुलेशन हो गई। अब वोल्टेज रेगुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन लो होनी चाहिए किसी भी मशीन की। ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छी होती है वो लो वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन के लिए। अपन थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा इसको। अपन 3 मेथड से अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। पहला होगा ईएमएफ मेथड, जो एक निराशावादी है, इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन इस मेथड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी होती है एमएफ मेथड। ठीक है, इसके अंदर है वो थोड़ा सा अच्छा है फॉर्मूला,
इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ी ही कम होती है। और सबसे जो मोस्ट होता है, बेस्ट विधि होती है इसको गणना करने की रेगुलेशन की, तो होती है पोटियर 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 मेथड होता है। उसके अंदर ये बेस्ट विधि है इसकी वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए। अगर लोड बढ़ता है, देखिएगा लोड बढ़ेगा, बात करते हैं। अगर लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, तो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम होगा। ये बात करें लीडिंग के अंदर, लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर। लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर लोड बढ़ाएंगे, वोल्टेज कम होगी, अब वोल्टेज रेगुलेशन है वो बढ़ेगा। ये याद रख लेना, ठीक है आप लोग। और अगर अपन एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, एक्साइटेशन यानी उत्तेजना बढ़ाएंगे, तो आपका क्या रहेगा, उत्तेजना बढ़ाएंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। और जो उत्तेजना घटाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, ठीक है। ये सभी लोग आप देख लेना। अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बट आपको अटपटा लगा होगा तो दोबारा कभी कवर करवा देंगे अच्छे से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है? तो आउटपुट के संयोजित लोड पर पावर फैक्टर निर्भर करता है, ठीक है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है किसके? आउटपुट के संयोजित लोड पर। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का मूल प्रभाव मूलतः है, आर्मेचर रिएक्शन है टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, इसका रिएक्शन टर्मिनल वोल्टेज पर इफेक्ट पड़ता है भाई। किस पावर फैक्टर पर कार्य करेगा यदि ओवर एक्साइटेड है? अगर उत्तेजना अधिक है तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, उत्तेजना अधिक है तो, ठीक है। अगर मैंने पहले अगर कुछ डिस्कम्पेशन हुआ है तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो। अगर ओवर एक्साइटेड यानी उत्तेजना बढ़ाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, उत्तेजना कम करेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है। और ये अल्टरनेटर द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करता है कॉइल स्पैन गुणांक पर, पोल प्रति पोल फ्लक्स पर और विस्तार गुणांक पर, यानी सभी पे ऊपर डिपेंड करेगा। कोयल स्पैन है ये, इसका फॉर्मूला होता है 180 गुणा फ्रैक्शनल पिच, ठीक है। और किसी अल्टरनेटर की गति 1500 से 3000 हो जाए तो ईएमएफ क्या होगा? 2 गुना, ठीक है। ईएमएफ 2 गुना होगा अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मान के चलें अगर स्पीड 2 गुना हुई तो ईएमएफ भी 2 गुना हो जाएगा। ये रिलेशन आप याद रख लेना, ठीक है। अल्टरनेटर के अंदर कौन से अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? तो सभी है, आयरन लॉस भी होता है, कॉपर लॉस भी होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है, घर्षण गुणांक भी होता है। किन शर्त पर अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट रहेगा। वोल्टेज समान होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होने चाहिए और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए, ठीक है। किस विधि द्वारा अल्टरनेटर को तुलनांकित किया जाता है? तो सारी विधि इसके अंदर राइट आंसर रहेगी, सारी विधि के द्वारा ही किया जाता है। साइनकोस्कोप डार्क विधि, ब्राइट एंड डार्क विधि, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइंक्रोसिव विधि में प्रयोग किया जाता है, 2 फेज मोटर इसके अंदर यूज की जाती है, यानी जो है ये तुलना का अल्टरनेटर को यानी सिंक्रोनिस करने के लिए, पैरेलल ऑपरेशन में करने के लिए यूज की जाती है, जिसका 2 फेज मोटर्स यूज की जाती है। सिंक्रोसिव विधि में प्रयुक्त रोटर के इनकमिंग के इन्हीं फेज में स्थित समायोजित यंत्र का संकेतक रोटर से जुड़ा होता है। स्टेटर वाइंडिंग को मुख्य बस बार के 2 फेज से जोड़े जाते हैं। इसके सभी ऑप्शंस राइट हैं, दोबारा से ढंग से देख लेना कि ये सिंक्रोसिव विधि है, इसमें प्रयुक्त मोटर के यंत्र का रोटर संकेत है रोटर से जुड़ा होता है। रोटर की इनकमिंग मशीन के उन्हीं के फेज से संयोजित की जाती है। स्टेटर वाइंडिंग को मुख्य बस बार से 2 फेज में जोड़े जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। संकेतक का पाठ्यांक क्या होगा जब सिंक्रोसिव विधि में अल्टरनेटर तुल्यांकित हो जाए?
तो शून्य पर स्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य पर स्थित हो जाए संकेतक, ठीक है। जब वो पैरेलल ऑपरेशन हो जाता होगा तो वह शून्य पर स्थिर हो जाता है संकेतक, ठीक है। ये भी इसके अंदर पूछा जाता है। क्या करेंगे जिससे कि दो तुल्यांकी अल्टरनेटर में एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर दिए जाए, ठीक है। तो इनकमिंग मशीन की प्राइम मूवर की फुल सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा, जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज बढ़ेगी, अगर अपन लोड हटाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है। निम्न में से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित होते हैं, तो फेज सीक्वेंस सही होने चाहिए, आवर्ती वोल्टेज यानी तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं, ठीक है। तो जब सप्लाई हो, अतिरिक्त इकाई लगाना आसान हो, बिल्कुल सही है। सप्लाई की स्थिरता बनाए रखने के लिए सही है। मरम्मत करने के लिए सुविधाजनक व वित्त मापी होते हैं, यानी उपरोक्त तीनों ही सही हैं इसके अंदर, ठीक है। समांतर में चल रहे अल्टरनेटर में से एक को हटाना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर तब्दील करने के बाद दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हों तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ की जाती है, रोटर पे की जाती है फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे की जाती है। किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है, तो साइलेंट टाइप है वो अधिक शोर करता है, ये कम शोर अपन लोग करते हैं। ये हाई स्पीड पे चलता है, लो स्पीड पे चलता है, फिर भी शोर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो मैंने आज 50 क्वेश्चंस कराए, इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हमारी सेकंड क्लास के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे क्लास आप फॉलो करते रहे। आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम हो, राजस्थान जेई का, चाहे आपका राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका एनवीएस इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हो, ये आपके लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। अगर आप क्लास लेना स्टार्ट कर चुके हैं तो इसको कंटिन्यू करते रहना, इस सीरीज़ को। आपको 90% क्वेश्चन आप अप्रोच करने लग जाओगे। जो टॉपिक मैंने भी कराया है ना, इससे एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाने वाला। अब देखिएगा, ये दो अल्टरनेटर को समांतर में चलाने का जो कंसेप्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। 50 क्वेश्चन तक अगर आपको इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, और ये इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, और यही आपको कंसेप्ट क्लियर कर चुका है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हो, आप ये भी बात बोलोगे, बट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन था 48वां, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनसे आपका कवर हो चुका है सब कुछ। ये क्वेश्चन था तो इससे ऑप्शन, यानी ये पूरा कंसेप्ट ही समझा रहे हैं कि क्वेश्चंस तो वैसे ही बना रखे हैं, पूरे क्वेश्चन में ही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और आप सभी लोग हमारे साथ ये क्लासेस ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो, अगले अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस क्लास को आप लेना मत भूलना, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो सारे ख़त्म हो चुके। इसके बाद आपके बहुत ही रेयर छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए, मैं आपको अगली वीडियो में कवर करवा दूँगा। धन्यवाद।